प्रिय दर्शकों, अभिवादन स्वीकार करें फैसल काजी का। बुजुर्ग लेखक, संपादक और संस्था संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी जो 65 साल बुजुर्ग हैं, पिछले दिनों जब वो मेरठ से एक प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अपने गांव लौट रहे थे, तब एटीएस उत्तर प्रदेश ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया। मौलाना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। आपका इमाम वलीउल्लाह फाउंडेशन भारत भर में बहुत से स्कूल्स और मदरसे चलाता है। इसी तरह से आप एक संपादक भी हैं। उर्दू, हिंदी और अरबी इन तीनों भाषाओं के अंदर में आपकी मैगजीन्स शाये होती ही रहती हैं। उर्दू में अरमगान के नाम से, हिंदी में सर्वशांति के नाम से और अरबी के अंदर में अलखैर के नाम से आपकी मैगजीन्स पब्लिश होती रहती हैं। फिर आप कई एक पुस्तकों के लेखक भी हैं। मौलाना ने मानव सेवा के लिए वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन भी बना रखा है और इसके माध्यम से पूरी की पूरी मानव जाति को आप शांति का संदेश देते रहे हैं। इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व के बावजूद भी मौलाना को जब हिरासत में लिया गया तो बहुत ही अचंभा हुआ कि आखिर मानववादी और मानव सेवा करने वाले इस आदमी पर ऐसे कौन से इल्ज़ामात तराश लिए गए कि जिनके चलते उनको हिरासत में लेना आवश्यक हो गया। यूपी पुलिस ने अपनी जो प्रेस रिलीज मौलाना के सिलसिले में शाये की है, पब्लिश की है, उसमें मौलाना के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो मौलाना के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने जन्नत का प्रलोभन बताकर और दोज़ख से डराकर लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कही। फिर मौलाना के सिलसिले में यह भी कहा गया है कि उन्होंने भारतवर्ष के अंदर में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, यहाँ के लोगों को आसानी के साथ में न्याय प्राप्ति के लिए यहाँ पर शरीयत के कानून को लाने की बात कही। एक और बात जो मौलाना के सिलसिले में इस प्रेस रिलीज में हम लोगों को मिलती है वो ये कि आपने अपने अदारों को चलाने के लिए कुछ खलीजी मुल्कों से, खाड़ी देशों से अनुदान लिया है, मदद ली है। करीब 3 करोड़ की राशि है जिसका उल्लेख इस प्रेस रिलीज के अंदर में किया गया है और मौलाना पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि गैर मार्गों से ये राशि प्राप्त करके आपने धर्म परिवर्तन के लिए इस राशि का उपयोग किया है। खुलेआम शब्दों के अंदर में धर्म परिवर्तन के लिए इस राशि का उपयोग किया गया, ये बात तो प्रेस रिलीज में नहीं मिलती है, लेकिन इस बात का संकेत जरूर देने की कोशिश की गई है। अब आइए ये जो अपराध दर्ज कराए गए हैं इनको एक एक लेकर के चलें और मालूम करें कि इन अपराधों को लेकर के कोई आपराधिक मामला मौलाना के खिलाफ बनता भी है या नहीं। भारतवर्ष के अंदर में जो एक बहुधर्मीय राष्ट्र है, बहुत सारे धर्म हैं, बल्कि ये तो हमारे देश की विशेषता है कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर में जितने भी धर्म पाए जाते हैं उनमें से कमोबेश हर एक धर्म का स्वीकार करने वाला और मानने वाला इस देश के अंदर में रहता है। और लोक और परलोक वाली बातें, हेल और हेवन वाली बातें, दोज़ख और जहन्नम वाली बात, स्वर्ग और नरक वाली बात, ये कोई इस्लाम मजहब की विशेषता है ऐसा तो नहीं है। लगभग हर एक मजहब के अंदर में सुकर्मों के ऊपर स्वर्ग और कुकर्मों के ऊपर नरक वाली बात हम लोगों के पढ़ने में आती है। और एक मानव को जन्नत की उम्मीद दिलाकर उससे अगर सुकर्म करने के लिए कहा जाए और उसको नरक का डरावा सुनाकर कुकर्मों से रोका जाए तो इसमें क्या आपत्तिजनक बात है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत के अंदर में जो अपराध से संबंधित कायदे हैं उनमें से किसी भी प्रकार के अपराध की व्याख्या में इस प्रकार की कोई कृति आ सकती है, लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके इस तरह का मामला मौलाना के ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है। रहा शरीयत का मामला, तो शरीयत को ऐसा कुछ खुंखार और खौफनाक और डरावना बनाकर हमारे मीडिया सिस्टम्स ने पेश किया है
कि आज इस नाम को सुनने से ही हम लोग बिदकते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे अपने देश में ही 1937 से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से एक कानून चल रहा है। 37 से लेकर 2021 अराउंड 84 बरस हो जाते हैं और इन 84 बरसों से ये कानून हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में प्रचलित है। अब ये ज़रूर है कि ये कानून पूरे के पूरे भारतवर्ष में रहने वालों के ऊपर लागू नहीं किया गया है, ये मुस्लिम समुदाय के ऊपर ही लागू किया गया है और ये वैधानिक रूप से अपने आप में मान्यता रखता है। हिंदुस्तान की तमाम तर न्यायपालिकाओं को इस बात का निर्देश दिया गया है कि मुसलमानों के जो भी व्यक्तिगत मामलात हैं उनके अंदर में रूल ऑफ डिसीजन इस्लामिक शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा। अब अगर हिंदुस्तान का एक शहरी, हिंदुस्तान का एक नागरिक ये मानता है कि ये अपने आप में एक ऐसा पर्याप्त कानून है जिससे लोगों के लिए न्याय की पूर्ति करना, इसका ये एक अगर अच्छा साधन है तो ये उसकी अपनी धारणा है। 84 बरसों का हमारा अनुभव ये बतलाता है कि हम इस कानून के चलते अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं और अगर इसी कानून के माध्यम से हमारे देशवासियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसी कोई धारणा कोई व्यक्ति रखता है और इस बात को लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से व्यक्त करता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके अंदर में कोई आपत्तिजनक किस्म की बात है। एक और आरोप जो है वो फंडिंग को लेकर के है। अब फंडिंग के उपलक्ष्य में ये बात कही गई है कि 3 करोड़ रुपए की राशि है जो मौलाना को मिली है। अब ये मौलाना को व्यक्तिगत से रूप से मिली है या उनके फाउंडेशन को मिली है या उनके द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थाओं को मिली है, इस बात की प्राथमिक जानकारी कर ली जाती। FIR दर्ज कराने के बाद में और मीडिया ट्रायल के ऊपर मौलाना को डाल देने के बाद में आपकी प्रतिमा के ऊपर जो आपत्तिजनक किस्म की टिप्पणी की जाएगी, ये तो रोज दिन हो ही रही है। अंग्रेजी में कहते हैं डैमेज बिकम्स इरिवर्सिबल बाय द टाइम द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट एंड एट द एंड ऑफ द डे द इन्वेस्टिगेशन फाइंड्स आउट दैट द एलिगेशंस वर नॉट ट्रू। ऐसी सूरत में ये आवश्यक होता, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हैं कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अरेस्ट न किया जाए जब तक कि उसका अरेस्ट जो है अनिवार्य हो जाए ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उसको अरेस्ट किए बगैर अगर ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है तो किया जाना चाहिए। 65 साल बुजुर्ग जिसकी अपनी एक प्रतिभा है, जिसका अपना एक कार्य है, ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले और न्यूज चैनल्स के ऊपर उसको डाल देने से पहले हमारी ATS के लिए यह आवश्यक था कि वो एक प्राथमिक चौकसी करती, एक प्राथमिक जांच पड़ताल होती और उसके बाद ही मौलाना को अरेस्ट करने की कार्रवाई फंडिंग के आरोप के तहत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आता है कि कहीं पर कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट जो मौलाना के अरेस्ट करने पर और उनकी प्रतिभा को ठेस पहुंचाने पर ही तुला हुआ है। कौन है ये लोग? भारतवर्ष के नागरिक जानकार हैं, सूदने हैं और वो खुद ही जान लेंगे कि कौन है जो इस षड्यंत्र के पीछे है। मौलाना को जल्दी से जल्दी उनकी कैद से आज़ाद कर दिया जाए, यही अपील इस माध्यम से मैं भारत के तमाम तर अधिकारियों से और ख़ास करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से करना चाहूँगा कि वो मौलाना के ऊपर लगाए गए आरोपों से मौलाना को बरी करें और मौलाना की जो छवि बिगड़ी है उस छवि को सही करने के लिए अपनी तरफ से योग्य ऐसा बयान जारी करें। प्रेक्षकों, आपने हमको सुना, हमारी बात से आप सहमत होंगे, इस बात का आपसे उम्मीद करते हुए मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इन्हीं वीडियो के साथ में इस चैनल के द्वारा फिर आपसे संपर्क करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।